वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा एक्टिव पैसिव कंप्लीट हो चुका था। एक्टिव पैसिव काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था मैंने। होप्स तो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम ग्रामर का एक और टॉपिक ले रहे हैं, नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग अब तक आप लोगों ने 7th में देखी होगी, लेकिन कैसे लिखते हैं और किसके थ्रू लिखते हैं ये आपको अभी तक पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे। आज हम इसको बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती। सबसे पहले तो नोटिस को समझ लेते हैं कि नोटिस क्या चीज़ है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास में कभी कभी एक नोटिस आता है कि सभी ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट कि कल आपकी हॉलीडे है, चाहे वो किसी भी पर्पस की रिलेटेड हो, या कोई फंक्शन हेल्ड होने वाला है, या कोई फंक्शन हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपके नाम मांगे जा रहे हैं। तो ये सारी सूचनाएं, नोटिस मतलब सूचनाएं, इस तरह की सूचनाएं क्लास में आती हैं। तो ये जो सूचना होती है इसको हम नोटिस का नाम देते हैं। और नोटिस के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसके बगैर उसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले है नोटिस मस्ट बी अट्रैक्टिव। नोटिस इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जब वो नोटिस बोर्ड पे लगा हो तो हर आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़नी चाहिए, यानी कि काफ़ी क्लियर और काफ़ी वेल सेटल्ड लिखना होना चाहिए। इट मस्ट बी इन ब्रीफ, वो कम शब्दों में इस तरह से लिखा हो कि अपनी पूरी बात को बता दे। इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द ऑथोरिटी। अब वो नोटिस जिसने भी पास ऑन किया है, जिसने भी डिक्लेयर किया है, उसके प्रॉपर नीचे साइन मेंशन होने चाहिए। साइन मतलब सिग्नेचर नहीं, वहाँ पर उसकी पोस्ट और उसका नाम एनलेबल्ड होना चाहिए। इट मस्ट हैव डेट एंड प्लेस। जहाँ पर भी जो भी नोटिस है, जब वो नोटिस दिया जा रहा है उसकी डेट होनी चाहिए। आप जो भी नोटिस में लिख रहे हैं वो किस जगह पर, किस डेट को, कब हेल्ड होने वाला, वेन्यू वगैरह सब कुछ उसमें प्रॉपरली डिटेल्ड होना चाहिए। द सैल्यूटेशन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड्स आर नॉट रिटन इन नोटिस। आप कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स यानी कि किसी को कॉम्प्लीमेंट करने वाले वर्ड्स उसमें नहीं लिखेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड जितनी सूचना है उतना ही आपको लिखना है। द नेम एंड द डिजाइनेशन ऑफ द पर्सन हु ऑर्डर्ड टू पब्लिश इट मस्ट बी रिटर्न इन द एंड ऑफ द नोटिस। मैंने पहले ही बताया, जिसने नोटिस जारी किया है, चाहे तो वो हेडमास्टर का हो, चाहे तो वो प्रिंसिपल का हो। जो 8 तक की जो स्कूल होते हैं ना वो हेडमास्टर कहलाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल पोस्ट आ जाती है। तो प्रिंसिपल का हो, हेडमास्टर का हो, हेड बॉय का हो, जो आपके छात्र संघ के अध्यक्ष होते हैं उनको हेड बॉय कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन हो, हेड बॉय हो, क्लास मॉनिटर हो, तो जो भी इस नोटिस को निकाल रहा है उसको वहाँ पर नीचे अपनी पोस्ट और अपना नाम मेंशन करना पड़ता है। It is far better if there is a proper heading or title of the notice above the main body. अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपका नोटिस दिया हुआ है, आपका टॉपिक और आपका नोटिस प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं चलने चाहिए। The main aim of the notice is to provide more and more information in the least possible words. क्या लिख रखा है? द मेन एम ऑफ द नोटिस का सबसे मेन एम क्या है? टू प्रोवाइड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, बट इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कम से कम शब्दों में। ठीक है, अब इसको हम आपके बुक के थ्रू देख लेते हैं थोड़ा। यस, अब आपकी बुक में फर्स्ट नोटिस दिया हुआ है, सपोज यू आर द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के हेडमास्टर हैं। राइट अ नोटिस टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, वो तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। अब हम देख लेते हैं इसको कि किस तरह से नोटिस लिखा जाता है। तो एक बार मैं आपको सिखा देती हूँ। अब नोटिस का जो ऊपर का टॉपिक आएगा, जैसे हम हमारा नोटिस लिख रहे हैं कि आप एक स्कूल के हेडमास्टर हैं, तो हम यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं।
यस, आप देख रहे होंगे मैंने ये ब्लॉक लेटर्स में लिखा है। ब्लॉक लेटर्स में यानी कि नोटिस की मस्ट नीड है कि जो भी आप हेडिंग डाल रहे हैं वो इसी में हो, ब्लॉक लेटर्स में हो। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे कि क्या चीज़ है ये नोटिस। हो सकता है कि हैंडराइटिंग वाइज आपको थोड़ा सा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है, आपको थोड़ा सही समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर आप अपनी बुक का यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया मेन हेडिंग। अब यहाँ पर आती है डेट। अब डेट लिखने का डेट आपने देखा होगा आपके मोबाइल से, आपके उसमें फॉर्मेट होते हैं, मंथ, ईयर एंड डे, मंथ एंड ईयर। कभी कभी मंथ, डे एंड ईयर आता है। तो यहाँ पर जो डेट डलेगी वो इसी तरह से डलेगी। जैसे आज की डेट की मैं बात करूँ, हम ले लेते हैं 15 अगस्त, है ना। तो अब दो तरीके होते हैं, अगस्त 15 और 2020, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 15 अगस्त 2020। तो ये डेट मेंशन हो गई, ठीक है। अब हमारा टॉपिक ले लेते हैं हम कि टॉपिक क्या था। तो टॉपिक को हम फिर से ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। क्या टॉपिक था हमारा? चिल्ड्रंस डे। ये थोड़ा सा लिखने में, क्योंकि बोर्ड इस तरह का है, इसलिए आपको स्पेस पूरा ध्यान रखना है। ये जो चीज़ है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए पूरे नोटिस में। ये जो चीज़ है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, यानी कि नोटिस इस तरह के एक बॉक्स के अंदर होता है। आपको पहले बॉक्स नहीं बनाना है, पहले नोटिस को लिखना है। पहले अपनी नोटबुक का पेज लेना है जिसमें सेंट्रलाइज करके टॉपिक डालना है, नोटिस डालना है, चिल्ड्रंस डे जो आपका नोटिस का टॉपिक है वो डालना है एंड डेट डालनी है, राइट। उसके बाद से हमारा यहाँ से नोटिस स्टार्ट होगा, जो उसका मिडिल मार्क होगा। अब ये सारे डिवाइडेड होते हैं कि जैसे नोटिस आता है 4 मार्क्स का होता है। 4 मार्क्स इसमें डिवाइड कैसे होते हैं कि जो चीज़ आपने, ये चीज़ जो लिखी ये हाफ मार्क की हो गई, ठीक है। आपने ये जो मेंशन किया ये हाफ मार्क का हो गया। ये कितने मार्क्स हो गए? 1 मार्क हो गया। अब ये जो यहाँ का जो मेन मैसेज आएगा, ये जो होगा ये 2 मार्क्स का होगा। और नीचे जो हम मेंशन करेंगे यहाँ पर वो हाफ मार्क्स के होंगे। जो हमारी पोस्ट और हमारे नाम होंगे वो यहाँ पर हाफ मार्क्स के होंगे। और ये हो गया आपका नोटिस 4 मार्क्स का। क्लियर? अब हम इसके बॉडी पे चले जाते हैं कि अंदर मैसेज क्या लिखना है। मैसेज क्या लिखना है कि अब सभी चिल्ड्रंस डे हम स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो हम इसको अब हम रनिंग राइटिंग में लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स से लेकर ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that, या क्या, all the students are informed that we are going to celebrate सेलिब्रेट तक हो गया। अब यहाँ पर आता है, हम यहाँ लिख सकते हैं चिल्ड्रंस डे, गांधी जयंती, जन्माष्टमी, 26 जनवरी, बहुत कुछ जो भी हम लिखना चाहें वो सारा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कब, कहाँ और क्या, ये सारा आ जाएगा। जैसे वी आर सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे, आप अपनी बुक में देखेंगे, ऑन 14 नवंबर 2020 इन आवर स्कूल एट 4 PM। क्लियर? अब उसके आगे लिख रखा है दे आर एडवाइज टू कम इन टाइम और प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म। तो सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो अपने स्कूल टाइम पे आए और अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आए। अब इसकी जगह हम लाइन दूसरी ऐड कर सकते हैं, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्टिसिपेट इन दैट प्लीज गिव देयर नेम टू फॉलोइंग टीचर, राइट। अब क्योंकि इसके क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन क्या था, सपोज यू आर द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल,
यानी कि ये नोटिस किसने निकाला था? हेडमास्टर ने। तो ये हमारा मैसेज यहाँ खत्म हो गया। अब ये जो पूरा सेक्शन होगा ये होगा 2 मार्क्स का। तो प्रॉपर लिखना जरूरी है, यहाँ पर कम से कम शब्दों में पूरी इंफॉर्मेशन लिखना यहाँ पर जरूरी है। अब यहाँ पर आता है नाम। तो यहाँ पे जो आपकी बुक में नाम लिख रखा है वो है मोहनलाल एंड हेडमास्टर। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। और जब ये हम लिख लेते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर ये पूरा ही इसको ब्लॉक के थ्रू हम बंद कर देते हैं, राइट। तो ये हुआ आपका नोटिस। इसको आप वीडियो को देखने के बाद अपनी बुक में जब देखेंगे या वीडियो को देखते हुए अपनी बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या चीज़ समझाई है। तो उसके बाद आपके इसमें कुछ 5 to 6 नोटिस दे रखे हैं, 5 नोटिस दे रखे हैं। ये सारे के सारे आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक है एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज के बाद आपको ये नोटिस सारे ही करने हैं देखकर, ठीक है। थैंक यू। विद्यार्थियों, आज के हम क्लास हिंदी व्याकरण जो कॉमनली 6th क्लास से 10th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, जिसे व्याकरण और किसी भी भाषा को समझने के लिए जानने के लिए व्याकरण अति आवश्यक है। आप जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा जो है किस भाषा के से उत्पन्न हुई है। तो हिंदी भाषा जो है वो मूल भाषा उसकी कौन सी है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा बनी है। अब हम बात करते हैं व्याकरण जो शब्द हैं विदन। व्याकरण शब्द जो है विदन, आदन, करण, इन 3 शब्दों से वी और आ उपसर्ग लगने से व्याकरण शब्द बना है। और व्याकरण शब्द कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। संस्कृत भाषा के लिए भी अलग व्याकरण बना हुआ है, हिंदी भाषा के लिए भी अलग व्याकरण और शब्दकोश बना हुआ है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो भी भाषाएं हैं वो समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। व्याकरण में हम देखते हैं, शुरुआत करें तो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग, बहुत सारे छोटे बड़े टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना आवश्यक होता है। आज हम क्रिया पर अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या है, क्रिया का काम क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की क्या परिभाषा होगी, इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा के बारे में बात करें तो क्रिया वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो अब बात करें किसी कार्य का होना। क्रिया से वह शब्द होता है जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब राम पुस्तक पढ़ता है तो राम तो कर्ता हो गया हमारा, पढ़ना हमारी क्रिया हो गई और पुस्तक हमारा कर्म। जब कर्ता और कर्म दोनों हो, लेकिन कर्ता और कर्म के होने के बावजूद भी अगर क्रिया नहीं होगी तो कार्य हमारा या वाक्य हमारा पूर्ण नहीं होगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ना हमारी क्रिया है। तो क्रिया के बिना किसी भी कार्य का संपादन नहीं किया जा सकता है। अब आगे बात करें हम तो क्रिया के भी क्रिया तो बनी। अब क्रिया जो है शब्द संस्कृत का जो
संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो आगे हम नोट करें, संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो हमारे हिंदी में जो क्रिया है उसी के रूप को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया का जो रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ धातु, लड़ धातु, है ना, वध धातु। इसी प्रकार जो क्रिया के रूप है संस्कृत में जो धातु कहते हैं, हिंदी में उसे हम क्रिया या वर्ब कहेंगे। आगे बात करते हैं। तो अब क्रिया के कुल प्रकार या भेद कितने होते हैं? क्रिया के प्रमुख भेदों की बात करें तो क्रिया के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? क्रिया के प्रमुख भेद। नंबर 1, कर्म के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। और तीसरा आएगा काल के आधार पर। तीनों प्रकार के क्रिया रूप में पहली होगी कर्म के आधार पर, तो दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। आज हम कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो कर्म के आधार पर जो क्रिया है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होती है अकर्मक और दूसरा होगा सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक, उसमें सकर्मक के भी 2 पार्ट होंगे। एक होगा एक कर्मक, दूसरा होगा द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक 2 प्रकार के पार्ट हो जाएंगे। तो बात करें अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ क्रिया के जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, अर्थात यहां पर आपके कर्ता होगा, क्रिया होगी लेकिन कर्म नहीं होगा, वह कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, मोहन खेलता है। इन दोनों वाक्यों में देखें तो राम कर्ता, मोहन करता है, पढ़ता क्रिया और खेलता क्रिया, ये दोनों क्रियाएं हैं, ये दोनों करता है, लेकिन यह कर्म उपस्थित नहीं होने के कारण यहां कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया की बात करें सकर्मक क्रिया वह सकर्मक क्रिया क्रिया के साथ
कर्म हो। क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है, जहां कर्ता होगा, क्रिया होगी और साथ में कर्म होगा। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों से ही अंग्रेजी में वाक्य पूर्ण होता है। उसी प्रकार हमारे भी यहां कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों से मिलकर वाक्य पूर्ण होता है। तो क्रिया के साथ कर्म हो, क्रिया का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़ता है। तो क्रिया का जो फल है वह कर्ता पर न पड़ते कर्म पर पड़ता है, वहां सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया में जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। अब यहां पर राम कर्ता हो गया, पत्र कर्म हो गया और लिखता हमारी क्रिया हो गई। तो तीनों से मिलकर के वाक्य पूर्ण हुआ है और कर्म भी उपस्थित है, इसलिए सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्म में भी दो पार्ट है। एक पार्ट की बात करें, एक कर्मक में क्या होता है, एक कर्म हो, एक कर्म हो, जहां वाक्य में एक कर्म उपस्थित होता है वहां पर एक कर्मक क्रिया होगी और दो कर्म हो वहां द्विकर्मक। दूसरा है द्विकर्मक। द्विकर्मक में क्या होता है, दो कर्म उपस्थित हो। वाक्य में क्या होगा, दो कर्म होंगे, वहां द्विकर्मक क्रिया, एक कर्म होगा, वहां एक कर्मक क्रिया सीधा। तो एक कर्मक का उदाहरण अपन देखें, एग्जाम्पल। तो एक कर्मक में क्या होगा, राम फुटबॉल खेलता है। राम क्या खेलता है, फुटबॉल। यहां अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब यहां अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ाना हमारी क्रिया है। क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी। किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को। इसलिए दो कर्म हो गए। तो यहां पर दो, जहां दो कर्म है द्विकर्मक क्रिया, एक कर्म है वहां एक कर्मक क्रिया। अब हम बात करें तो क्रिया की पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान करनी है तो कोई सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्या करना है, हमें क्रिया के साथ क्या करना है, क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर, क्या प्रश्न करने पर उत्तर रूप में कर्म की प्राप्ति हो। सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जहां पर उत्तर रूप में कर्म के साथ, जहां क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना है, क्या प्रश्न करने पर उत्तर रूप में हमें कर्म की प्राप्ति हो, वहां पर हमें सकर्मक क्रिया होगी। सकर्म जैसे मोहन, उदाहरण की बात करें अपन,
उदाहरण की बात करें, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य देखें, राम दूध पी रहा है। पी रहा है। विष्णु पुस्तक लिखता है। विष्णु पुस्तक लिखता है। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि मोहन करता है, पढ़ना हमारी क्रिया है, पुस्तक हमारा कर्म है। कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों के संयुक्त रूप होने पर ही हमें यहां पर कौन सी क्रिया होगी? कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो आगे हम कल इसी पार्ट में हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें आपके क्रिया का जो रचना के आधार पर जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, ओके। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट मैंने आपको क्लास में क्या पढ़ाया था? डेसिमल नंबर वाले स्क्वायर रूट, जो भी डेसिमल के नंबर के आपको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वो भी बताया था, और अप्रोक्सीमेट डेसिमल 2 प्लेसेस 3 प्लेसेस इस टाइप से भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू आपको मैंने बताया था। आज हम क्या एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत जो भी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है उस वो आपके फिर से रिपीटली हो जाए। क्लियर? तो आपके जैसे 6.1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें आपको ये बताना है कि जैसे कोई, जैसे यहाँ पर स्क्वायर भी दे रहे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 81, ठीक है, उसकी यूनिट डिजिट मीन्स 1 प्लेस, यूनिट डिजिट 1 प्लेस को ही बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान। अब इसमें यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 दे रखी, इस 1 का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर किया, मतलब यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? अब इसकी भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 ही होने वाली है, तो इसका लास्ट फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? मतलब क्या किया कि जैसे आपको दे रखा है नंबर, उसकी यूनिट डिजिट का आपको क्या फाइंड करना है? स्क्वायर, और उसकी भी यूनिट डिजिट, जो भी स्क्वायर आएगा उसकी भी यूनिट डिजिट आपको फाइंड करनी है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है 272, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 2। अब हमने 2 का स्क्वायर किया 4, तो ये इसकी यूनिट डिजिट 4 ही हुई है। जैसे आपको कोई डबल बता दी मैं आपको, इसमें थर्ड वाले में देखना 799, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9 का हमने स्क्वायर किया 81, और 81 में यूनिट डिजिट क्या है? 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। मतलब आपको सबके, मतलब इसमें 1 का स्क्वायर, मतलब 1 डिजिट का यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, देन यूनिट डिजिट फिर से हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो इस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी रिमेनिंग्स हैं वो सब आपको करने इस टाइप से। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखना, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियस नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब इसमें देखना कि जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें ये बता रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इनके रीज़न बताओ कि इसमें मतलब क्यों नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, एक मैंने स्टार्टिंग में जब आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी स्क्वायर की, तो उसमें बताया था कि एंडिंग विथ 2 3 7 8, अगर ये नंबर लास्ट यूनिट डिजिट में आ जाते हैं तो वो तो वैसे किसी के स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसमें देखना जैसे फर्स्ट 1057, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें ये बताना है कि रीज़न आपको लिखना है कि इसमें क्या रीज़न है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको रीज़न स्टेप लिखना है, इसे 1057 दे रखा है, ठीक है। तब इसमें 7 है, पता है कि यूनिट डिजिट में अगर 7 होगा तो वो स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? एंड विथ 7, एंड विथ 7। क्लियर? इसी नंबर क्या हो रहा है? 7 से एंड हो रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नीचे लाइन भी लिख सकते हो कि इट्स नॉट
पर वैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट आपको सिर्फ रीज़न बताना है इसमें। तो ये लाइन नहीं भी लिखो तो भी नो प्रॉब्लम, बट ये चीज़ लिखनी है आपको, ये रीज़न है कि एंड विथ 7। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन अब बी देखना, 3 दे रखा है लास्ट में, तो 3 भी यही होगा, एंड विथ 3। ये भी स्क्वायर नहीं है, 3 लास्ट में 3 आ गया, स्क्वायर नहीं है। ये भी 8 है, अब 8 भी आपके दे रखा है, तो 8 भी स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 भी नहीं होगा। अब इसमें 5th वाला देखो, 64,000। अब यहाँ पर देखना, ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर क्या स्क्वायर की बात हो रही है, यहाँ पर क्यूब की बात नहीं हो रही है। ये नहीं कि आप क्यूब देख लो गई, यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है। अब यहाँ पर हमारे कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपको पता है कि स्क्वायर में जैसे हमारे 10 के स्क्वायर लास्ट में 0 आता है, तो ये स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 000 आ गए। क्या आ गए? कि स्क्वायर में हमारे लास्ट में क्या होते हैं? 2 0 ही होंगे, एंड भी 0 बट 2 होंगे ना। जैसे कोई भी 0 की वैल्यू तो 00 यूज़ होगा वहाँ पर। अब जैसे तो यहाँ पर अगर 2 0 होते तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, बट यहाँ पर 1 0 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्यूब हो सकता है बट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर भी आप क्या लिखोगे? एंड विथ 0। क्लियर। इस टाइप से आपको सब में रीज़न लिखने हैं 1 बाय 1। अब इसे आपके क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखना 2 है, तो ये भी एंड विथ 2। अब नेक्स्ट है आपके 7, इसमें 000 दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। 2 तो किसी का होता ही नहीं है, तो ये भी नॉट एंड विथ 0 ही लिखना है इसमें भी आप। फिर नेक्स्ट है आपके 8th में, इसमें भी 50, ये तो किसी का होता ही नहीं है। क्लियर। होता तो भी लास्ट में 2 0 आता, तो ये चीज़ भी आपके नॉट इसमें लिखना एंड विथ 0। थर्ड क्वेश्चन देखना, सब करने हैं आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में आपको जो होमवर्क दे रही हूँ उसको सिस्टमेटिक करना है। द स्क्वायर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। क्या? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर। अब इसमें आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से स्क्वायर है जो ओड नंबर के स्क्वायर है। तो वी नो वेरी वेल, ये हमेशा ये पता है आपको कि जो भी ओड नंबर होंगे उसके स्क्वायर भी ओड ही होंगे, और यहाँ पर वो भी। और लास्ट में ये भी देखना है कि जिसके यूनिट डिजिट ओड नंबर है तो वो ऑब्वियस ओड परफेक्ट स्क्वायर ही है। अब जैसे फर्स्ट है आपके 431, अब ठीक है। अब इसमें 431 है, अब इसमें देखना लास्ट का 1 है, तो ये ओड नंबर है, ठीक है। अब इसमें बी वाला देखो, ये क्या इवन है, तो 9। थर्ड वाला देखो, इसमें थर्ड वाला 7 7 9, तो ये भी ओड नंबर है, और फोर्थ वाला नहीं है। तो आपको सिर्फ ओनली फॉर ओड नंबर वाले ही बताने हैं। क्लियर। अब जैसे इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 4 5 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये वाले पैटर्न नहीं करने। जब भी इन फ्यूचर स्कूल आपके ओपन हो तब मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन नंबर है 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ द 7 ओड नंबर। अब इसमें आपको क्या बताना है कि जैसे एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। 49 आपको 49 नंबर लेना है और उसको 7 ओड नंबर के सम से एक्सप्रेस करना है। जैसे आपको ऐसे 7 ओड नंबर लेने हैं जिसमें क्या होगा 49 उसका सम आना चाहिए। तो ऐसे कौन से ओड नंबर होंगे? जैसे 1 + 3 + 5 + 7, मतलब आपको कंटिन्यू नंबर चेक करके लेना है कि उनका सम मतलब टोटल 7 होने चाहिए और उनका सम भी कितना होना चाहिए 49 होना चाहिए। क्लियर। तो ये चीज़ आपको करनी। इसमें सेकंड क्वेश्चन भी इसमें यही है, 120 एज द सम ऑफ द 11 ओड नंबर। अब इसमें भी क्या होगा, आपको ऐसे 11 ओड नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 121 है। तो ये आपको सोचकर लिखने हैं। स्टार्टिंग करना 1 3 5 7 इस टाइप से, और जो नंबर नहीं हो रहे तो उसको यूज़ नहीं करने। मतलब सम टोटल आपके 49 होना चाहिए और सम आपके 121 होना चाहिए, बट 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना, हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि जैसे 12 और 13 के स्क्वायर के, जैसे 12 और 13 का जो भी स्क्वायर होगा उनके बीच में कितने नंबर एग्जिट हो रहे हैं, कितने नंबर एग्जिट है। तो देखना कितने नंबर एग्जिट हो रहे हैं, तो आपको काउंट करके लिखना है उसको। यस
जैसे क्वेश्चन नंबर आपके 9 देखना, 12 and 13। यस, अब 12 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर ऑफ 12, ये हो जाएगा आपके 144, और 13 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 169। अब इन दोनों के बीच में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको काउंट करके लिखना है। तो कैसे, मतलब नंबर कैसे आ रहे हैं आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, ऐसे आपको नंबर कंटिन्यू लिखने हैं। अगर आप नहीं भी लिखो डायरेक्ट आप फिंगर पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और लिखो तो भी बेटर है, ठीक है। 159, 160, 161, 162, इस टाइप से आपको नंबर लिखने हैं। 164, 165, 167, 168 और 169। सॉरी 169 तो लिखना ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अब इस नंबर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने नंबर आ गए यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर 66 से 67 और 68, तो ये टोटल कितना हो गया 24। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ गए, 24 नंबर। आपको ऐसे ही लिखना है 24 नंबर। तो ये वाला आप शो कर सकते हो कि इतने नंबर हमारे बीच में आ रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप 24 फिंगर पे काउंट करके भी इसको लिख सकते हो। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना है, जैसे 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में भी कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो चीज़ भी आप बता सकते हो। थर्ड में भी 99 और 100, इनका स्क्वायर करने के बाद आपको ये नंबर लिखना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट के बीच में लिख दो, 12 और 13 के बीच में डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे, तो इनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो लिखना है आपको। क्लियर। अब जैसे आप 6.2, ये तो हो गया आपके। 6.1 में जो क्वेश्चन मैंने ड्रॉप करवाए वो अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। 6.2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। जो भी नंबर दे रहे हैं कि इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, जैसे स्क्वायर की फॉर्म मैंने आपको बताई थी। यस, जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब इसमें देखना 6.2 में फर्स्ट क्वेश्चन 32 का स्क्वायर करना। स्क्वायर कैसे करेंगे, 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 करना है। तो ये आपके जैसे आंसर आ जाएगा 1024। तो इस टाइप से आपको स्क्वायर की फॉर्म में इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। 32 इंटू 32। क्लियर। इस टाइप से जो भी है 35, 86 इन सब के आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। अब मैंने आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में भी बताया था कि जैसे उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, हाइपोटेनस ये होते हैं ना, लेंथ और बेस। तो इसमें जैसे इसमें आपके स्क्वायर में जैसे ये हाइपोटेनस ये नहीं होगा, बस ये इसमें ये ध्यान रखना है कि जो 3 मेंबर हैं तो उन तीनों को आपको सॉल्व करना है। और ये भी बताया था कि उन दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड मेंबर से इक्वल में होता है। ये भी बताया ना, थर्ड मेंबर के स्क्वायर के इक्वल में होता है। तो ये चीज़ आपको देखना। मैंने एक फॉर्मूला बताया था इसमें, मतलब ये क्या जो भी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट में बताया था मैंने आपको कि हमें वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ट्रिपलेट की। अब जैसे इसमें देखो 1 नंबर दे रखा है 6, जैसे मीन्स 1 दे रखा है और आपको अदर 2 फाइंड करने हैं, तभी वो पूरी ट्रिपलेट बनेगी। तो आपको ये चेक करना है। तो फर्स्ट देखना 1 नंबर दे रखा है 6। क्लियर।
और मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताई थी 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। ये तीनों मैंने आपको बताया था ना, इससे आपको तीनों डिजिट आपको फाइंड हो जाएगी, तीनों डिजिट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब जिसमें देखना 6 है, यहाँ पर 1 नंबर आपको 6 दे रखा है, ठीक है, तो सब 6 दे रखा है। अब ये जरूरी नहीं कि 6 है इसमें, तो ये नंबर हम चेक करेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे 2m, जैसे हमने पहले 2m ले लिया। अब यहाँ पास कोई भी वैल्यू जैसे 6 वैल्यू यहाँ पर कभी है या नहीं ये हमें चेक करना होगा, तो हम क्या करेंगे 2m को ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे m स्क्वायर -1 नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे m की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तो 2m ही ले लेते हैं एक बार। 2m = 6, एक बार हम क्या करेंगे 2m = 6 कर देते हैं, तो m = कितना हो जाएगा 6/3, क्लियर, 6/2, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 × 2 करेंगे तो भी 6 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे सेकेंड नंबर हम फाइंड करते हैं। एक बार हम चेक करना है कि नंबर हो रहे नहीं हो रहे ट्रिपलेट में। m स्क्वायर -1, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, m की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 स्क्वायर -1, तो ये कितने हो जाएंगे 9 -1, 9 - 3 का स्क्वायर करना है, 3 × 2 नहीं करना है, 3 × 3 करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, क्लियर। अब आपको थर्ड नंबर फाइंड करना है। थर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, m स्क्वायर +1, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, m की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 स्क्वायर +1, तो ये हो जाएगा 9 + 1 = 10। अब हमारे 3 नंबर देखो, फर्स्ट नंबर कौन सा हो गया 6, तो 3m की वैल्यू और हमें 2m चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6, सेकेंड नंबर है 8 और थर्ड नंबर है 10, तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएगी, सबसे फर्स्ट 6 8 10, और इसको आपको चेक करना है कि ये ट्रिपलेट हो रही नहीं, मतलब क्या करोगे इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। बस ये आपको फाइंड करने, ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। आगे की जो एक्सरसाइज है 6.3 वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ऑलमोस्ट अब अपने ख़त्म होने आया है। इसमें लास्ट जो पॉइंट पढ़ रहे थे अपन राइट्स, उसमें मैंने आपको 2 राइट्स पढ़ा दिए थे, राइट्स टू इक्वलिटी एंड राइट्स टू फ्रीडम। अब थर्ड पॉइंट आता है, उसके मैंने आपको बोला था नोट्स बनाने हैं और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मत सोचना कि इस टॉपिक को आपने यहाँ पढ़ा है इस क्लास में और ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर वापस आएगा आपके राइट्स। और हमको पता भी होना चाहिए वैसे भी हमारे कौन कौन से राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमको मिले हुए हैं, तो ये भी ध्यान रहेगा। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अपने पढ़ना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। नाम से समझ में आ रहा है आपको, किसी का भी शोषण नहीं कर सकता। अब क्या दे रखा है, इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर बेगार। आप लोगों ने सुना होगा कि 14 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको किसी होटल या इंडस्ट्री कहीं पर भी काम करवाया जाता है तो वो क्या माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है, यानी कानूनी रूप से सही नहीं है। उसको क्या कर रखा है, उसके ऊपर रोक लगा रखी है। प्रोहिबिट का मतलब रोक लगाना, यानी कि उसके ऊपर रोक लगा रखी है। उसके अलावा बिना किसी को पैसे दिए काम करवाना, ये भी कानूनन अपराध होता है कि आप उसको काम करवा रहे हो और उसको जो उसकी इनकम है मंथली जो भी उसका वेजेस बनता है उसको नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इट प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर, ये वही दे रखा है, चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, जो मैंने आपको बता दिया। और फर्स्ट का वो ये बेकार, कि आप किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते और अगर आप काम करवा भी रहे हो तो उसको आपको जो वेजेस बनता है वो उसको आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर भी यही है, ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी निषेध होता है उसको मानना चाहिए कि हमें ट्रैफिक के रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये भी इसके अंदर ही आता है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हिंदी में लिखना हो तो आपको लिख देना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पीपल हैव अ राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। क्या दे रखा है, पीपल हैव टू राइट टू फॉलो, हम लोग जनता किसी भी धर्म को प्रैक्टिस का मतलब जो हम रोज कंटिन्यू
अपना जो धर्म फॉलो करते हैं वो प्रीच का मतलब होता है उपदेश, एंड एनी रिलीजन, जो धर्म आपको मानना है आपकी इच्छा आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको क्या दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है। हमारी इच्छा, भले आप किसी अच्छे कह सकते हैं कि जैसे अभी बहुत आप लोगों ने सुना होगा धर्म परिवर्तन भी करते हैं। आप पर्टिकुलर अभी जिस धर्म में हो, अगर आपको उस धर्म में नहीं रहना है, आपको अपना धर्म चेंज भी करना है, तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, आपको सरकार की तरफ से उसमें कोई भी रोक नहीं होगी। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। क्या दे रखा है, सांस्कृतिक एंड शिक्षा का अधिकार। इसी के अंदर 6 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन वाला है, वो भी इसी में ऐड किया गया है। ऑल माइनॉरिटीज हैव अ राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। क्या दे रखा है, ऑल माइनॉरिटीज, सभी अल्पसंख्यक हैव राइट टू कंजर्व, अपना जो राइट है उसको कंजर्व का मतलब होता है सुरक्षित करना। क्या दे रखा है, डेवलप, विकसित करना। सभी लोग अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं और उसको सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर किसी का कोई मंदिर है, वो उनकी बहुत पुरानी हेरिटेज के अंदर आता है, उसको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, उसको सुरक्षित करके रखना चाहते हैं, तो वो उनको रख सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार उसको बढ़ाने के लिए आपको हमेशा आगे कह सकते हैं कि डेवलप करने का काम करेगी, ऐसे नहीं कि उसमें कोई रोक लगेगी। लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो अधिकार होता है, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। क्या कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा है। क्यों कहा है कि आपके ऊपर के जो 5 राइट्स दे रखे हैं, अगर उनकी अवहेलना होती है, अगर उन कह सकते हैं कि कोई उन राइट्स के खिलाफ आपको वायलेट करता है, हिंसा होती है, तो आप उसके लिए इस फ्रीडम के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहाँ पर जा सकते हैं और अपने राइट्स को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहा था, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या दे रखा, अंडर दिस राइट, इस राइट के अंदर सिटीजन हैव द राइट टू गो टू कोर्ट। दे रखा है कोई भी नागरिक कहाँ पर जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। कब जा सकता है, ऐसे नहीं जाना है कोर्ट में, उसके कुछ रीजन है। इफ दे फील, अगर आप ऐसा महसूस करते हो दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, आपका कोई फंडामेंटल राइट्स, कोई मौलिक अधिकार क्या हो रहा है, वायलेटेड हो रहा है बाय द स्टेट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो भी सरकार के द्वारा, जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको दिए गए हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसके अपोजिशन में कहाँ जा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। किस फ्रीडम के थ्रू, फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो इन सब का कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंदर 5 रेट भी आती है, जो मैंने आपको 8th क्लास में पढ़ाई थी। कोई बात नहीं, अगर इसमें नहीं दे रखी है तो आप नहीं दे रखी तो आपको नहीं भी लिखनी। अगर किसी को लर्न है वो लिखता है, अगर ऐसा आंसर पूछा जाता है एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसमें अगर आप 5 रेट्स लिखते भी हो तो उसका कोई इश्यू नहीं है। जिसको लर्न है, पुरानी बुक्स में मैंने नोट्स में भी लिखवाया था आपको, तो उससे कॉपी कर लेना। नहीं भी लर्न है तो कोई टेंशन मत लेना। नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक चीज़ मैंने बताई थी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों क्या होती है, को रिलेटेड होती है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमको राइट्स दे रखे हैं और अगर हम अपनी ड्यूटीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो उन राइट्स का भी कोई सेंस नहीं रहे। आपको राइट तो चाहिए लेकिन आप ड्यूटी फॉलो नहीं करते हो। जैसे आप लोग को राइट मिला हुआ है कि आप कहीं पर भी घूम सकते हो। आप जैसे पार्क में घूमने गए तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप पार्क में घूम सकते हो, लेकिन साथ में आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप उस पार्क की सफाई करें। सफाई करने का मतलब यूँ नहीं कि वहाँ पर आपको पर्टिकुलर सफाई करनी है। अगर आप वहाँ पर बैठ के कुछ खा पी रहे हैं तो अपना कचरा आप डस्टबिन में डालें, उसके अलावा गंदगी नहीं फैलाएं। वहाँ पर जो भी पार्क से रिलेटेड स्लाइड, स्विंग जो भी लग रहे हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यानी कि आपको राइट्स क्या मिला हुआ, आप घूम फिर सकते हो, लेकिन आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप उन चीज़ों को सेव करके भी रखें। दोनों को रिलेटेड कर दिया मैंने। एक एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको। मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने एक राइट दे रखा है एजुकेशनल राइट, जो अभी अपन ने पढ़ा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, अपनी
एक ड्यूटी दे रखी है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड। तो उस ड्यूटी में क्या दे रखा है कि सभी पेरेंट्स को अपने स्टूडेंट को जो 6 to 14 ईयर्स के उनको स्कूल भेजना है। ये क्या दे रखी है, राइट्स भी दे रखा है और ड्यूटी भी दे रखी है। अब इसको हम फॉलो कैसे करेंगे? गवर्नमेंट ने हमको राइट्स दे दिया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप निःशुल्क पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट ने हमको राइट दिया है, लेकिन इस ड्यूटी को निभाएगा कौन, फॉलो कौन करेगा? तो इसके लिए भी एक ड्यूटी दे रखी है। इस लेसन में आपके इन्वॉल्व नहीं की है, वरना 11 नंबर की जो ड्यूटी आती है वो यही ड्यूटी आती है कि पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वह 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को विद्यालय भेजे। तो ड्यूटी किसकी बनी? पेरेंट्स की। राइट्स किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। तो अब मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि राइट्स और ड्यूटीज दोनों क्या को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने राइट्स को चाहते हो तो जरूरी ये भी है कि आप अपनी ड्यूटीज को भी फॉलो करो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, आपने क्या दे रखा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड, इंटर रिलेटेड और दे मस्ट गो टुगेदर। दे रखा है इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई है और साथ साथ में है। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, किसके लिए? राष्ट्र के विकास के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। इसके लिए क्या दे रखा है? नागरिकों को अपनी ड्यूटीज को क्या करना है? परफॉर्म करना है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लिस्टेड द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन। अब इसके अंदर हमको हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्यूटीज़ दी गई है उसको बता रखा है। तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी ड्यूटीज़ थी? 10 ड्यूटीज़ थी। अब एक नया अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसके थ्रू इसमें एक ड्यूटीज़ और ऐड की गई है। लेकिन आपकी बुक में 10 ही ड्यूटीज़ दे रखी है, 11 नंबर की जो ड्यूटीज़ है वो नहीं दे रखी है। तो मैंने पुराने जो नोट्स लिखवाए हैं उसमें आपको 11 ड्यूटी लिखवा रखी है, तो आप उससे कॉपी कर लेना। जो ये ड्यूटीज़ है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ है और इनको अपने को क्यों फॉलो करना चाहिए और क्यों हमारे लिए बना रखी है, क्या क्या कर्तव्य है हमारे देश के लिए। ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है? हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो इस लेसन के अंदर लास्ट यही पॉइंट बचता है, ड्यूटीज़, और लास्ट आएगा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप इनको रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th का लेसन 2 चल रहा है हमारा। पार्ट 6 को कंटिन्यू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हार्मफुल भी कैसे हैं और बेनिफिशियल भी है, दोनों चीज़ें हमें होती है उससे। तो मैं लास्ट टॉपिक पे आपको पढ़ा रही थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आते हैं। ये जो था हमारा लास्ट प्रीवियस स्लाइड एक बार देख लेते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर है, कहाँ पर, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा या आप उसको स्टडी करने के लिए कहाँ पर जा सकते हो? तो ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप जहाँ खड़े हो आपकी एयर में आसपास भी है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये जो चीज़ें होती है ये और कहीं नहीं, हमारे हर जगह पे होती है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। बस ये है कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तभी वो मल्टीप्लिकेशन करके ग्रो करता है और उसकी संख्या में बढ़ोतरी कर देता है। तो वो चीज़ें बाकी यहाँ पे मैंने उस दिन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इवन हमारे जो माउथ पार्ट होता है हमारा और जो हमारा नोज़, थ्रॉट ये होता है, हमारी इंटेस्टाइन होती है अंदर की, तो उन हर जगह पे वो करता रहता है। ठीक है, ये लास्ट पेज मैंने आपको पढ़ाया था। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। या लास्ट टॉपिक में बुक में देख लीजिएगा आप, हाउ एवर कॉजेज डिजीज़। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में हमको डिजीज़ क्रिएट करते हैं, मतलब उनके हमारी बॉडी में आ जाने से हमें डिजीज़ हो सकती है। यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम विच लाइव्स एज अ पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स ये कि हमारी बॉडी में हमको एक डिजीज़ होती है जिसका नाम क्या है? मलेरिया। तो हमें जो मलेरिया होता है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो वो प्रोटोजोआ कैटेगरी का एक मेंबर है जिसका नेम है प्लाज्मोडियम। आप इसको अंडरलाइन करो, ये लाइन लिखो, चाहे इसको नोट्स, ये नोट्स ही आपके होमवर्क है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। होमवर्क में अलग से नहीं दे रही हूँ आपको, नोट्स जो लिखने हैं वो डेली का होमवर्क है। आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, आपको इसी को अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने, चाहे वो किसी से अलग हो या आपके अपने लैंग्वेज में होने चाहिए। तो आप इसको नोट्स में लिखिएगा। प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम मतलब एक प्रोटोजोआ कैटेगरी है, जैसे एक एल्गी कैटेगरी है, उसकी एल्गी में बहुत सारी सैकड़ों एल्गियाँ होती है जो उसके अंदर आती है, एल्गीज होती है।
तो यहाँ पे प्रोटोजोअन कैटेगरी का एक मेंबर है जिसका नेम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का एक उसकी स्पीशीज़ हो जाती है। प्लाज्मोडियम जो है वो जीनस है, वाइवेक्स VIVAX इसके आगे जो है वो इसकी स्पीशीज़ है। तो उससे एक मलेरिया होता है जो ह्यूमन में होता है, वो प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारी बॉडी में एज अ पैरासाइट सर्वाइव करता है, एज अ पैरासाइट वो हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, वो अगर हमारी बॉडी में आ जाए तो वो पैरासाइट के रूप में रहता है। मतलब ये कि हमारे वो करता कुछ नहीं है, मतलब उसका खुद का फूड कुछ नहीं होता, वो हमारी बॉडी से सारा जो चीज़ है वो एब्जॉर्ब करता रहता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें बीमारी देता है। तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं है, हमें क्या है, हार्मफुल है, बीमारी होती है हमें। ठीक है, डिजीज़ होगी। पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग, हमारे ब्लड में आ करके प्लाज्मोडियम आ जाता है, आने के बाद वो डबल यानी मल्टीप्लिकेशन होता है और ग्रो करने लग जाता है। तो इस चीज़ को बोलेंगे कि ये क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है, नाम लिख देना आप। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन विच इज़ कैटेगरी ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब प्रोटोजोआ एक कैटेगरी है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नाम की एक स्पीशीज आती है जिससे ह्यूमन बींग में मलेरिया होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मलेरिया तो फीमेल एनाफिलीज नाम के मच्छर से होता है, तो नहीं, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि मॉस्क्यूटो जो होता है आपको तो दिन में 100 मच्छर काटते हैं, पर हर बार तो मलेरिया नहीं होता। आपको मलेरिया उसी मॉस्क्यूटो के बाइट करने से होगा जिस मॉस्क्यूटो के सलाइवा में ये सर्वाइव करेगा। कौन? प्लाज्मोडियम। यानी जो मच्छर के माउथ के सलाइवा में प्लाज्मोडियम बैठा हुआ है वो मच्छर आपको बाइट करेगा, तभी आपको मलेरिया होगा, नहीं तो आपको मलेरिया नहीं होगा। मतलब ये कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो मलेरिया का रीज़न है, मच्छर मलेरिया का रीज़न बाद में होता है। मतलब ये कि वो उसके अंदर रह रहा है पैरासाइट के रूप में, फिर वो मॉस्किटो हमें बाइट करेगा। और ये भी याद रखना कि प्लाज्मोडियम नाम का जो होता है प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नाम का, वो हर मच्छर में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक मच्छर में पैरासाइट के रूप में रहता है और उसका नाम है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज, ANAPHELES। तो आप इसको यहाँ पे नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि मॉस्क्यूटो के बाइट से होता है। मॉस्क्यूटो कौन सा? तो फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज ही क्यों? क्योंकि उसी के अंदर हमारा प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर सकता है एज अ पैरासाइट। क्लियर? एक्टिविटी लेते हैं यहाँ पर 4। जैसे बताया कि मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। आप जहाँ बैठे हो वहाँ सॉइल में भी है, आप जहाँ खड़े हो वहाँ की एयर में भी है। तो हर जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वायरस, बैक्टीरिया सब सर्वाइव कर रहे हैं और उड़ रहे हैं, हमको दिखाई नहीं देते। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक और एक्टिविटी दे रखी है ना। सॉइल सैंपल लेके टेस्ट कर लो, आप वाटर लेवल सैंपल लेके टेस्ट कर लो। ये चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में हमने देखी थी कि कहाँ से कौन कौन सा सैंपल ले रहे हो और फिर उसमें आपको बैक्टीरियाज दिखाई दे रहे। अब आपको हैरानी होगी कि हमारे माउथ में भी क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, लॉट्स ऑफ। तो उसको आपको टेस्ट करना है कि क्या मेरे माउथ में बैक्टीरिया है, क्या आपके माउथ में बैक्टीरिया है या नहीं। तो उसके लिए इस एक्टिविटी को करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। स्क्रैप योर टूथ विथ अ क्लीन टूथपिक, स्प्रेड द स्क्रैपिंग ऑन अ क्लीन ड्राई स्लाइड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अलाउ द स्क्रैपिंग टू ड्राई ऑन द स्लाइड। देखो, सबसे पहले एक स्लाइड लेनी है, एक टूथपिक लेना है अपने हैंड में। टूथपिक को अपने माउथ में स्क्रैप करना है, मतलब हमारा जो माउथ है, माउथ की इनर वॉल है, जो हमारा जो अंदर से जॉ होता है, अपर जॉ, लोअर जॉ, इन सारी चीज़ों पे हमारा वो टूथपिक लेके हमको स्क्रैप करना है। ठीक है, अब वो स्क्रैप करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो माउथ का जो भी सलाइवा है या जो भी लिक्विड पोर्शन है वो उस जो टूथपिक थी उसके ऊपर आ जाएगा। वो टूथपिक जो है वो वेट सी हो जाएगी, गीली सी हो जाएगी, उसके ऊपर हमारा स्क्रैपिंग मटेरियल आ चुका है, यानी कि हमारे माउथ का सलाइवा सैंपल आ चुका है। ठीक है, वो एक क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। अब उस सैंपल को लो आप और उस सैंपल को आप एक स्लाइड पे पुट करो। सैंपल को स्लाइड पे रखोगे, रखने के बाद आपको क्या करना है, क्लीन ड्राई स्लाइड ड्रॉप ऑफ वाटर, उसके ऊपर एक छोटी सी पानी की ड्रॉप डाल दो ताकि वो ड्राई ना हो, ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी माउथ में है वो उस पर रहे। अलाउ द स्क्रैपिंग टू ड्राई ऑन द स्लाइड, अब उसको सूखने दो। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट स्टैंड ऑन द ड्राइड स्क्रैपिंग। अब जो मटेरियल या जो सैंपल हमने स्लाइड पे पुट किया है, आप उसको थोड़ा सा ड्राई अप करने के लिए रहने दो। ड्राई अप होने के बाद वहाँ पर आप एक ड्रॉप डालो, अंडरलाइन करना है इसको, क्रिस्टल वॉयलेट स्टैंड विच इज़ ए स्टैंडिंग मटेरियल फॉर सैंपल। मतलब किसी भी सैंपल को स्टैंड किया जाता है, स्टैंड का मतलब होता है कलर देना,
आपने जो सैंपल रखा है स्लाइड पर उसको कलर देना ज़रूरी क्यों होता है? कलर मीन्स ऐसे कलर नहीं पेंट ब्रश से हम पेंट कर रहे हैं। कलर का मीनिंग होता है ऐसा कुछ केमिकल लिक्विड या ऐसा कुछ केमिकल सब्सटेंस जिसको आप अगर स्लाइड पे डाल रहे हो तो उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस स्लाइड या उस सैंपल में जो भी चीज़ है वो उसका कलर कैप्चर कर लेती है, तो वो इजीली हमको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। अगर वो आप उसको कलर नहीं करोगे तो वो स्लाइड इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। ये नहीं बोल सकते कि स्टैन नहीं करोगे तो दिखेगा ही नहीं, दिखेगा तो सही, पर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सी चीज़ क्या है, आपको सब एक जैसा दिखाई देगा। तो स्टैनिंग करने से क्या होता है कि, और स्टैनिंग के लिए भी हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टैनिंग मटेरियल होता है। जैसे प्लांट के सेक्शन को स्टैन कर रहे हो तो वहाँ पर सेफ्रेनिन नाम का लिक्विड लिया जाता है, पर अगर आप क्रिस्टल वॉयलेट ले रहे हो तो वो बैक्टीरियाज को स्टैन करने के लिए लिया जाता है। मतलब ये कि सैंपल पे जो आपने बैक्टीरियाज रखे हैं वो इस कलर को कैप्चर कर लेते हैं, वॉयलेट कलर को, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे क्या होता है, ड्राइड स्क्रैपिंग, लीव द स्लाइड फॉर 5 मिनट्स, रख दो उसको। नाउ डिप द स्लाइड इन क्लीन वाटर 2 to 3 टाइम्स होल्डिंग फ्रॉम वन साइड। अब उस स्लाइड को एक साइड से पकड़ो, होल्ड करके उसको पानी से भरे हुए, वाटर से भरे हुए बीकर में डिप करो। 2 से 3 बार ऐसे निकालना है, खाली ऐसे नहीं कि उसको साफ कर देना है फिंगर से, आपको उसको सिर्फ पानी में डिप करके 2 से 3 बार निकाल देना है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि स्टैनिंग मटेरियल अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके ऊपर वॉयलेट कलर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो वो एक्स्ट्रा जो स्टैनिंग मटेरियल है वो वॉश ऑफ हो जाए, निकल जाए। नेक्स्ट लेते हैं, होल्डिंग इट फ्रॉम वन साइड, दिस विल रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, ताकि एक्स्ट्रा स्टेन हमारा वहाँ से हट जाए। एग्जामिन द स्लाइड फर्स्ट अंडर लो पावर एंड देन अंडर हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ये सब लेबोरेटरीज में करने की एक्टिविटी है, आप घर पे नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास क्रिस्टल वॉयलेट नाम का स्टैनिंग मटेरियल नहीं होगा और माइक्रोस्कोप भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें स्कूल में करने जैसी, जो आप समझ लो इसको कि अब आपने उसको सबसे पहले उस स्लाइड को लो पावर पे देखना है, देन आपको नहीं लगता है कि दिख नहीं रहा है तो आप उसको अंडर हाई पावर में आप कर सकते हो। माइक्रोस्कोप के ऊपर पीछे स्लाइड करने का वो होता है स्क्रू, जिसकी हेल्प से आप उसको जूम ज़्यादा भी कर सकते हो, 10x 20x उसको। यू विल सी अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर एज गिवन इन फिगर 2.1, दिस आर ऑल बैक्टीरियाज। 2.1 जहाँ पे पेज नंबर इसका प्रीवियस जो पेज है उसको खोल के देखो आप, वहाँ पर 2.1 में एक बैक्टीरियाज की 4 पिक्चर दे रखे, रॉड शेप्ड, राउंड शेप, स्पेरिकल शेप। तो आपको उस स्लाइड में माइक्रोस्कोप में देखने पर आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो भी चीज़ है, कुछ रॉड शेप में दिखेगी, कुछ स्पेरिकल शेप में दिखेगी, तो वो सारी चीज़ क्या है? बैक्टीरिया। वहाँ पर उस प्रीवियस पेज पे डायग्राम दे रखा है, आप देख लीजिए, दिस आर ऑल बैक्टीरिया। वो चीज़ क्या होती है? सब बैक्टीरिया। मतलब आप समझ जाओगे कि इस शेप में जो चीज़ दिख रही है वो क्या थे? वो बैक्टीरिया थे जो आपके माउथ में ग्रो कर रहे थे, ह्यूमन बींग के माउथ में। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया। बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन माउथ, हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं। हैविंग नोन दैट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन योर माउथ, what precautions would you take to see that you do not get disease? 2 things, टीथ शुड बी ब्रश्ड आफ्टर एवरी मील। तो अगर आपको बैक्टीरिया से, आपके माउथ को क्यों कहते हैं ब्रश करो? क्योंकि हमारे माउथ में बैक्टीरियाज रोज़ रहते हैं, तो उनको हमें टूथ करना ज़रूरी होता है। टूथब्रश से क्या हो जाते हैं? वो थोड़े क्लीन हो जाते हैं। एवरी आफ्टर मील, हर मील के बाद उसको क्लीन करना चाहिए, स्पेशली इन नाइट टाइम बिफोर बेड। माउथ शुड बी थ्रूली रिंस्ड विथ क्लीन वाटर, माउथ को भी हमें रिंस्ड करना चाहिए। कुछ भी चीज़ आप खाते हो तो आपको पानी से साफ कर देना चाहिए माउथ को। यू कैन ऑल्सो स्टडी बैक्टीरिया बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 5, आप एक्टिविटी 5 से भी इसको क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है, क्या इंटर रिलेशन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। आप इस एक्टिविटी को समझ गए होंगे तो इनके नोट्स अपनी लैंग्वेज में बना देना, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण के बारे में पढ़ा था। जैव निम्नीकरण जिसमें जीवाणु द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव अनिम्नीकरण जिसमें जीवाणु द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इनको जलाने पर जहरीली गैसें निकलती है। सिद्धांत है 5R सिद्धांत।
कल हमने पढ़ा भी था। देखिए 5R सिद्धांत क्या है। उपयोग कम करिए, रिड्यूस पुनः उपयोग करिए, रीयूज पुनः चक्रित करिए, रिसाइकल पुनः प्राप्त करिए, रिकवर और उपयोग ना करने, रिफ्यूज। ये 5 प्रकार के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों का उपयोग हमें दैनिक जीवन में भी करना है। एक बार पुनः देख लो आप, 5R सिद्धांत क्या है। उपयोग कम करिए, प्लास्टिक का उपयोग क्या करना है, कम करना है। पुनः उपयोग करें, अगर आपने कर लिया उसका उपयोग तो वापस आपको उसका उपयोग करना है। पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए और उपयोग ना करना। ये 5 सिद्धांत हमें अपने दैनिक जीवन में भी याद रखना है और आप भी अभी याद करके नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इनका उपयोग करेंगे, यानी कि इन सिद्धांत का उपयोग करेंगे, तो ये पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। आपने देखा होगा कि कचरे का ढेर है, कुछ जंतु खाते हैं कचरे, उसमें से कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह कुछ अंश भी होता है ना। कोई पशु या जंतु अगर उसको खा लेगा तो क्या होगा, कचरे का ढेर है ना। उसमें देखा होगा आपने पशु या कोई विशेष रूप से कोई गाय अगर कचरा खा रही है तो खाद्य अवशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ या खाद्य पदार्थों की रेपर भी निकल लेते हैं। थैलियाँ या रेपर यानी कि अपन कुछ कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्किट खाते हैं तो उनकी प्लास्टिक वगैरह भी होते हैं, वो भी खा लेते हैं। इसका परिणाम क्या होगा, प्लास्टिक पदार्थ इन पशु के श्वसन तंत्र के कंठरोध उत्पन्न कर लेगा, है ना, अथवा आमाशय में एक स्तर बनाते, यानी कि इनके पेट में यह जमता रहेगा और धीरे धीरे यानी कि अंततः क्या होगा, यह उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। गाय को थोड़ी पता है ये प्लास्टिक क्या है। हम कोई भी वस्तु खाकर प्लास्टिक की थैली में डाल के कचरा फेंक देते। गाय क्या करती है, उस कचरे को खाने की कोशिश करती है, साथ के साथ वह थैली भी पॉलीथीन को खा लेती है और वह उसके आमाशय में जम जाता है। धीरे 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 उसका ये कारण क्या हो जाता है, मृत्यु का, है ना। तो हमें कुल मिलाकर कचरों के अंदर प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, ये रेपर वगैरह हमें नहीं डालना चाहिए। आगे देखो हमें क्या करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशय में अथवा सड़क पर नहीं फेंकना, यह हमारा कर्तव्य है कि प्लास्टिक की थैलियाँ और यह सड़क पर नहीं फेंकना, इनको डस्टबिन के अंदर डालना। ओके। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाएं। हम खरीदारी करने जाते हैं, विशेष तौर से कहते हैं भाई साहब प्लास्टिक की थैली में डालना, थैली के अंदर पैक करके देना, तो ऐसा नहीं। हमको क्या करना है, जूट का थैला लेकर या सूती कपड़े का थैला होता है वह लेकर जाओ, ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कर सके। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर आप स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बों का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं हमारे घर में अत्यधिक अधिकांश मात्रा में जो भी वस्तु है वह सभी प्लास्टिक की है। किचन में देखते हैं भोजन रखने का जो आइटम है वह भी प्लास्टिक का। तो हमें प्लास्टिक की जगह स्टील का उपयोग करना चाहिए। तो हमने देखा इस लेसन के अंदर, एक बार पुनः मैं आपको फर्स्ट में लेकर चलता हूं, संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या है, संश्लेषित रेशे एक बहुलक है, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। संश्लेषित रेशा कौन कौन सा है, रेयोन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, 3 प्रकार के ये आपने संश्लेषित रेशे पढ़े थे। संश्लेषित रेशे के गुण कौन कौन से हैं, तो यह अधिक चलव होते, कम महंगे होते, आसानी से उपलब्ध होते, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। इन सबको हमने डिटेल में पढ़ा था। फिर प्लास्टिक पढ़ा था, और प्लास्टिक के कौन कौन से गुण हैं। प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है, प्लास्टिक हल्का, प्रबल, चिर स्थायी है। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। 5R सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। प्लास्टिक का उपयोग हमें कम क्यों करना चाहिए, इन सभी के बारे में हमें पढ़ा था। आप लोग एक बार अपनी बुक्स में से रीडिंग कर लेवें और इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लेवें। थैंक यू।